हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की बुक के बारे में बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले बुक के बारे में चर्चा शुरू किया है। और इस पहले बुक से हम लोगों ने अभी तक पहला टॉपिक पढ़ा है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इस दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक दो वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है और मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और एक वीडियो और जो कल हम बनाएंगे उसमें हम कुछ लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार मेरे दोस्तों आपका ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने दो ध्रुवीय के अंत के अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक के बारे में पढ़ा। जैसे यहाँ हमने परिचय के बारे में किया, दो ध्रुवीयता के अंत का परिचय क्या था। सोवियत प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा कि सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली का उदय कैसे हुआ। फिर हमने उसी सोवियत प्रणाली की विशेषताएं पढ़ी, सोवियत प्रणाली की कुछ कमियां पढ़ी, कुछ उसके विघटन कैसे हुए, फिर उसके क्या परिणाम निकले। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा, शॉक थेरेपी के परिणाम पढ़ा, शॉक थेरेपी की विशेषताएं पढ़ी। ठीक इस प्रकार हम लोगों ने 2-3 टॉपिक के अंतर्गत लगभग हमने आधे से अधिक टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास किया। आज हम लोग मध्य एशिया के बारे में पढ़ेंगे और मध्य एशिया से आगे जो हमारा रूस के जो वहाँ संघर्ष हुआ, तनाव हुआ, और उसके बाद सोवियत संघ और रूस के साथ भारत का क्या संबंध है, इन विषयों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग मध्य एशिया की बात करते हैं। देखिए, मध्य एशिया की जब बात की जाती है तो इसमें एशिया के बीच वाले हिस्से को लगा जाता है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने पूरी की पूरी ये एक एशिया का फिगर बना दिया। ठीक है दोस्तों, और अब इस एशिया को हमने 4 हिस्सों में यहाँ पे बांटने का प्रयास किया। अब इस 4 हिस्सों में से एक एशिया तो इधर पश्चिमी एशिया हो गया, ये हम कह देते हैं कि ये दक्षिण एशिया हो गया। ठीक, दक्षिण और पश्चिम एशिया हो गया, ये हमारा उत्तर का एशिया हो गया और ये हमारा दक्षिण का एशिया हो गया। अब ऐसी स्थिति में मध्य एशिया हम किसको कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे, जो बिल्कुल मध्य में होगा इसको हम लोग मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि मध्य एशिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है जी, यहीं से बात समझने वाली ज़रूरत है बेटा। सोवियत संघ के साथ बहुत सारे मध्य एशिया के देश जुड़े हुए थे, जबकि आपको पता है कि यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसको हम लोग पूर्वी गठबंधन के नाम से जानते थे, वो पूर्वी जो हिस्सा जो था वो पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के साथ था और साथ ही साथ एशिया, मिडिल एशिया के जो देश थे वो भी सोवियत संघ के साथ थे। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आया आपको। आगे डायग्राम की चर्चा हम लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में जो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो ये मध्य एशिया के जो देश थे ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रूस भी था, ठीक है ना, जो अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र करने का प्रयास किया था जब विघटन हुआ था। तो और भी 2 देश थे, तो ऐसे बेलारूस भी था। ऐसी स्थिति में हम मध्य एशिया काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे छोटे छोटे देशों का उदय हुआ तो वहाँ पे नई नई प्रणाली की शुरुआत होती है। और चूँकि ये मध्य एशिया जो था वो खनिज तत्व और संसाधनों के लिए बहुत बड़ा ही उपयोगी जगह था, बहुत बड़ा अड्डा था, यानी केंद्र था। तो अब इसके लिए एक तरफ रूस भी काम कर रहा था, क्योंकि रूस उत्तराधिकारी के रूप में आया था, तो रूस भी अपने आप में मिलाने का प्रयास कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी
इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, ताकि उसे यहाँ से खनिज तत्वों की प्राप्ति या तेल की प्राप्ति हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मध्य एशिया थोड़े समय के लिए, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद जो मध्य एशिया था वो थोड़े समय के लिए तनाव और संघर्ष का क्षेत्र बना रहा। जैसा कि हम आपको बताते हैं, आगे चलिए। देखिए, ये है हमारा मध्य एशिया का फिगर, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी से लिया है। अब देखिए, यहाँ से इधर जो है लातविया, लिथुआनिया, ये सब जो है, एस्टोनिया, ये सब हमारे जो आते हैं, ये हमारे किस में आते हैं, ये जो होते हैं ये छोटे छोटे, ये जो यहाँ पर है ये एक अलग बाल्टिक देश के रूप में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा एक रूस है जो यहाँ पर था, ये यूक्रेन था, ये देश था। फिर इस तरह से धीरे धीरे ये कजाकिस्तान था, ये मध्य एशिया का हिस्सा था। और ये मध्य एशिया का हिस्सा ही, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मध्य एशिया का हिस्सा ही वो था जो खनिज तेल और संसाधनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, एक तरफ रूस की भी निगाहें लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी इस पर नज़र लगाए हुए था कि कैसे हम इन देशों को अपने साथ मिला लें और मिला करके हम क्या करें, अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, नीचे देख लीजिए, अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ये सब जो देश हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सब मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। और इसी मध्य एशिया में राजनीतिक तनाव यहाँ पे होगा। जब ये आज़ाद होंगे तो यहाँ जल्दीबाजी में संविधान बना, जल्दीबाजी में संविधान बनाने का नतीजा हुआ तो किसी को ज़्यादा पावर मिल गया तो किसी को कम पावर मिल गया। इन सारे चीज़ों के बारे में जब हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे तनाव और संघर्ष कम समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम रूस और भारत के साथ क्या संबंध था सोवियत संघ के साथ वो देखेंगे। और फिर सोवियत संघ का जब विघटन हो गया और उसका उत्तराधिकारी रूस बना, तो उस रूस का भारत के साथ क्या संबंध है इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे और किन किन स्तर पर बेहतर है। जैसे देखिए, ये तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक नीचे हो गया, ये आ जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया के हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ये मिडिल एशिया का हिस्सा कहलाता है। अब आपको मेरे ख्याल से कुछ बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं मध्य एशिया की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बहुत हड़बड़ी में बनाया गया। हड़बड़ी का मतलब समझते हैं ना, जल्दीबाजी में। अब आप ही बताइए ना, जब 1991 में, आपको पता होगा कि 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। कई सारे लगभग 15 देश जो थे वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिए थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। ऐसी स्थिति में वहाँ पे कई सारे देशों ने जल्दीबाजी में संविधान बनाया और जल्दीबाजी में संविधान बना करके अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे में क्या हुआ, जल्दीबाजी में किसी को ज़्यादा अधिकार मिला तो किसी को कम अधिकार मिल गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में संविधान जो था वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनाया गया। बात का समझ में आ गया। तो वही कह रहा है कि मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बहुत हड़बड़ी में बनाया गया। कुछ देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई। आपने पीछे देखा है, जब हम लोग शॉक थेरेपी के परिणाम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि बहुत सारे राष्ट्र जो देश थे वो अपने राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार दे दिए और ज़्यादा अधिकार का नतीजा ये हुआ कि आगे चल करके वहाँ पे फिर से राजतंत्र की स्थापना होने की संभावना दिखने लगी। कह रहा है कुछ देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई। बात सही है। कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, अभी मैंने आपको नीचे नक्शे में दिखाया ना यहाँ पे कि ये है आपको, ये है तुर्कमेनिस्तान और ये है आपको उज्बेकिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये क्या है, मध्य एशिया के देश हैं। आप याद रखिएगा कि मध्य एशिया के देश में ही आते हैं उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब के सब कहाँ आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आपके मध्य एशिया में आते हैं। तो कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने आप को राष्ट्रपति बना दिया। यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ पे संविधान बना और देश आज़ाद हुआ और लागू हुआ, तो सबसे पहले 10 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनाया गया। किसको, जो राष्ट्रपति बना। उसके बाद समय सीमा अगले फिर 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। यानी इस प्रकार से क्या हो गया, पहले तो व्यक्ति संविधान बना और देश हमारा बना, वहाँ देश में संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि 10 वर्ष तक कंटिन्यू एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति रहेगा। हमारे यहाँ कैसे, हमारे यहाँ तो हर 5 साल पे चुनाव होता है,
लोकतंत्र में। और जब चुनाव होता है तो हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति या तो चेंज हो जाते हैं या वही व्यक्ति दूसरी बार चुन भी लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि नहीं, एक व्यक्ति 10 साल रहेगा और फिर जब वो समय पूरा हुआ तो फिर उसे आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो उतना उचित नहीं था। इससे तानाशाही वाली स्थिति उभर कर सामने आ गई। अब कह रहा है कि रूस तथा अन्य देश जो कभी सोवियत संघ में ही शामिल थे, आगे बात, ये रूस क्या था, सोवियत संघ का ही हिस्सा था, अन्य देश भी थे, इन्होंने लगभग 10 साल बाद यानी कि लगभग 2001 में यानी 1991 में क्या हुआ था, विघटन हुआ था। तो 10 साल 2001 हो जाएगा में दोबारा खड़ा होना शुरू कर दिया। यानी उस समय जब विघटन हुआ तो रूस थोड़ा सा तंगी हो गया, थोड़ा परेशान हुआ। उत्तराधिकार तो मिल गया लेकिन परेशानी रही, कुछ अन्य देश भी नए नए थे अभी। लेकिन धीरे 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 करते करते 10 सालों के अंतर्गत आते आते इन्होंने अपने आप को फिर से एक बार खड़ा शुरू करना शुरू कर दिया और एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर सामने आने लगे। तो इस प्रकार आपने मध्य एशिया के बारे में समझा। अगर आपसे बेटा कोई पूछे कि मध्य एशिया का तात्पर्य क्या होता है तो आप बताएंगे कि मध्य एशिया उसे कहते हैं जो एशिया को जब हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो एक हमारा उत्तर का एशिया, एक दक्षिण का एशिया, एक पश्चिम का एशिया, एक पूरब का एशिया होता है और एक बीच वाला जो एशिया होता है उसको हम लोग मध्य एशिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और भी कई यूरोपीय कंट्री के देश इसमें शामिल ये एशिया के देश और भी कई शामिल माने जाते हैं। इन्हीं को हम लोग मध्य एशिया कहते हैं। और मध्य एशिया संघर्ष और तनाव का स्थिति बना हुआ था वहाँ पर, क्योंकि वो खनिज तत्व और तेल और अन्य चीज़ों के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा उपयोगी था। तो आपको ये मैप भी समझ में आ गया होगा और इस मैप के माध्यम से हमने आपको कोशिश की समझाने की कि मध्य एशिया में आता कौन है। तो आपने ये देख लिया कि मध्य एशिया के देश हैं। ये एनसीईआरटी का बुक है, मानचित्र में स्वतंत्र देश एशियाई देशों का चिन्हित किया गया है और इसी में बताने का प्रयास किया गया है कि ये कौन से हैं, तो मध्य एशिया वाले देश हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में विकास के कारण। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था इतना विकसित क्यों थी, जो मध्य एशिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो विकसित क्यों थी और लोगों की निगाहें इसके ऊपर क्यों टिकी थी, आखिर उसके पीछे वजह क्या था। तो वजह बता, अब आपसे पूछा जाए कि मध्य एशिया में अर्थव्यवस्था के विकास के कारण बताइए, क्वेश्चन बन गया। तो अब इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे कि क्या उसमें आंसर डालेंगे। तो देखिए, कहिएगा कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु और प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पे निर्यात होता था, तो इसलिए महत्वपूर्ण था। मतलब यहाँ पे क्या क्या था जो उपलब्ध, खनिज तेल, जैसे मान लीजिए डीजल पेट्रोल आज भी यहाँ पर है, तेल की बात होती है। प्राकृतिक गैसें भी हैं यहाँ पर, धातुएं भी हैं और प्राकृतिक संसाधन का निर्यात यहाँ से होता था। और इन्हीं सब की वजह से मध्य एशिया की जो जो देश थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। दूसरा कह रहा है कि बाकी देशों को अपने यहाँ से, अब यहाँ से क्या होता था, तेल का सप्लाई करेंगे। मान लीजिए अब तेल का सप्लाई करेंगे तो मान लीजिए जहाज से अन्य चीज़ों से न जा करके पाइपलाइन से जाएगा। अब वो पाइपलाइन किसी देश से गुजरेगा तो क्या फ्री में आपको गुजरने देगा, कभी नहीं। आप देखिएगा हमारे यहाँ कई बार, एक बार ये बात समझने का प्रयास की एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कई बार क्या होता है कि कोई रोड बनता है और वो रोड हमारे खेत के बीचों बीच निकलने का प्रयास होता है, यानी कि खेतों के बीच बीच हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार खेतों के बीच से जो रोड निकालती है तो वो हम जमीन उसे ऐसे दे देते हैं, हरगिज नहीं। हम क्या करते हैं, उस जमीन का मुआवजा लेते हैं, या तो हम पैसा लेते हैं या उसके बदले में हमें दूसरी जगह कोई जमीन सरकार देती है। ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि हमारे ज़मीन का वैल्यू 5,000 रुपया है मान लीजिए, तो जब वो सरकार हमें पूरा करती है तो हमें 10,000 वैल्यू का ज़मीन मिल जाता है या उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो देश थे जिनके पास तेल था उनकी तो बात ही नहीं है, जिनके पास तेल नहीं था और उसके बाद दूसरे जगह तेल पहुँचाना था, बीच में वो देश पड़ रहा था, तो अब उस देश से होकर के ही पाइपलाइन गुजरेगी। ऐसी स्थिति में उसको पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे भी दिए जाते थे, तो उससे एक इनकम का साधन भी होता था, उनसे अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाती थी। कह रहा है कि बाकी देशों को अपने यहाँ से, कई जिन देशों में था वो तो था ही, बाकी देशों को अपने यहाँ से पाइपलाइन गुजारने का लाभ भी मिलता था, पैसा मिलता था, अर्थात इन्हें किराया भी मिला। बात समझ में आ गई, किराया मिला। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार, तो ये बात हुई ना मैं ऊपर, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कि खनिज तेल था यहाँ पे, यानी मध्य एशिया के जो देश थे, जैसे आज भी देख लीजिए इराक है, ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इन सब देशों में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत सारा पेट्रोल है यहाँ पे। इसी कारण से यह क्षेत्र बाकी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया था। बात समझ में आ गई
कि यह जो जगह था, हमने कहा ना अभी कि मध्य एशिया तनाव का, संघर्ष का केंद्र था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल अधिक था। तो जो भी बाहरी ताकतें थीं, बाहरी जो कंपनियां थीं, वो यहाँ पे आकर के इस तेल की खोज में लगी हुई थी और इसके वजह से यहाँ पर लगातार प्रतिस्पर्धा जो था बढ़ा हुआ था। आगे समझ में? तो अब आप ये बात समझ जाएंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास के पीछे कारण क्या था। तो आप खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु और प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे। दूसरी तरफ आपको पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे भी मिल रहे थे और विशाल भंडार होने की वजह से तेल का यहाँ पे बाहरी कंपनियां आ रही थी और उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा था। तो एक के बदले उन्हें 2 रुपया मिल रहा था। प्रतिस्पर्धा में तो यही होता है, कोई कहता है कि मैं 1 रुपया दूंगा, तो मैं कहता हूँ अगर मुझे पसंद है तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं 1 रुपया नहीं, मैं 1.5 रुपया दूंगा आपको। तो ऐसे में उसकी क्या हो जाती है, महत्व तो बढ़ने लगती है। आगे कर रहा है, अब कर रहा है संघर्ष तथा तनाव का क्षेत्र। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि जब वहाँ पे पेट्रोल, प्राकृतिक संसाधन, धातु, ये सब चीज़ें, खनिज तेल जब था तो निश्चित तौर पे वो जगह क्या हो जाएगा, तनाव का स्थिति वहाँ पे बनेगी। तो अब ये मध्य एशिया में तनाव कैसे हो, कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ यानी सोवियत संघ पहले, ठीक है, कि अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र में आते थे। जितने भी सोवियत संघ के जो देश थे, अभी हमने दिखाया जो सारा का सारा, कुछ यूरोप का, कुछ एशिया का, वो सब के सब किस एरिया में थे, संघर्ष वाले हिस्से में आते थे, यानी तनाव वाले। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों के को लेकर के इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे रूस भी अपना दबदबा दिखाना चाहता था और अमेरिका भी दिखाना चाहता था। इन क्षेत्रों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ गई। बात अब समझ में आ गई कि इसकी वजह से क्या हो गया, बाहरी क्षेत्र, उसमें बाहरी क्षेत्र मतलब मान लीजिए अमेरिका आ गया, अन्य कई सारी कंपनियां आ गई वहां पर, और इन लोगों ने क्या किया, तेल निकालने का अपना काम करना शुरू कर दिए। अब कह रहे कि रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, मतलब रूस के ही ये गणराज्य थे जो CIS के अंतर्गत थे, जो हम बताया था ना 15 लोगों को मिलाकर के CIS बनाया गया था। तो उसी में से 2 राज्य थे, एक चेचन्या और एक दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी चलने लगे इसी समय। अब देखिए, अब एक सवाल आता है इसमें कि हिंसक अलगाववादी क्या कहलाता है। तो अलगाववादी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी के अंदर रहता है और उसी के अंदर रह करके एक अलग राष्ट्र की मांग जब करने लगता है तो उसको हम लोग अलगाववादी नीति कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं या जो वहाँ पे गुट है, कई बार वो क्या करता है, कहता है कि हमें भारत को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है, अलगाववाद की बात कर रहा है। या दूसरी तरफ देखें तो हमारे यहाँ जो नक्सलवादी हैं, ये भी अलगाववाद की बात करते हैं। तो अलगाववाद का मतलब होता है एक अलग राष्ट्र की मांग करना उसी के अंदर। देखिए नोट में मैंने लिख दिया कि अलगाववादी का मतलब अलग देश की मांग करना अलगाववादी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो जो देश थे, एक चेचन्या और एक दागिस्तान, इन्होंने अलग मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा कि इसी समय चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बट गया। ये यूरोप के देश थे, 2 भागों में बट गया और 2 देशों का निर्माण हुआ, चेक और स्लोवाकिया, जो शांतिपूर्वक काम किया, मतलब झगड़ा नहीं किया इन्होंने, आराम से अपने हिस्से को 2 हिस्सों में बांट लिया और बांट करके 2 देश बन गए, एक चेक बन गया, एक स्लोवाकिया बन गया। ये क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं कि चेकोस्लोवाकिया कितने हिस्सों में बटा था जी, तो 2 हिस्सों में बटा। अब कह रहा है कि मध्य एशिया में ताजिकिस्तान, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के जस्ट ऊपर में ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। गृह युद्ध होता है मतलब उस देश के अंदर आपसी झगड़ा होना, और वहाँ सांप्रदायिक संघर्ष चलते रहे। सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम का मामला चलता रहा था। गृह युद्ध भी हुआ मध्य एशिया में। आगे कह रहा है कि मध्य एशियाई गणराज्य प्राकृतिक संसाधन के लिए एक विशाल भंडार के रूप में थे। पहले भी मैंने बता दिया कि मध्य एशिया के जितने भी देश थे वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, विशाल भंडार था। इसलिए भी इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। यहाँ पे ये भी स्थिति था कि यहाँ पे तनाव बना हुआ था, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का जगह था। तो हर देश जो ताकतवर था या जो पैसे वाला था वो चाहता था कि इस एरिया में हम जाएं और अपना एक अड्डा बनाएं, ताकि वहाँ के प्राकृतिक चीज़ों का हम क्या करें, दोहन करें। अब आता है बाल्कन क्षेत्र। ये एक एरिया होता है जिसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं, उस पूरे एरिया को हम लोग मिलाकर क्या कहते हैं, बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। बाल्कन गणराज्य में यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। अब यूगोस्लाविया क्या हो गया, कई भागों में बट गया, वहाँ पे गृह युद्ध चलने लगा, छोटे छोटे राज्य बनने लगे, जिसमें शामिल देशों
कौन कौन थे? बोस्निया था, हर्जेगोविना था, स्लोवेनिया था। ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वो पूछ देगा कि बाल्कन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, बाल्कन क्षेत्रों के देश के नाम लिखे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाल्टिक क्षेत्र भी है और एक बाल्कन क्षेत्र है, दोनों के बारे में लिखेंगे। तो ये बंटवारा हुआ गृह युद्ध की वजह से, और यहाँ पर बोल्सिया और हर्जेनिया स्लोवेनिया यहाँ से अलग निकल गए। अब आता है यहाँ पे क्रोएशिया ने अपने आप को एक लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र कर लिया, यहाँ से क्रोएशिया आज़ाद हो गया। अब आता है बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मैंने बताया उधर से ना, बाल्टिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? लिथुआनिया, लाटविया, ये 3 देश थे जो बाल्टिक क्षेत्र के अंतर्गत कहलाते हैं। उसमें से लिथुआनिया जो था उसने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था उसके पहले। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों को मिलाकर के बाल्टिक क्षेत्र कहते हैं। 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और आगे चल करके 2004 में नाटो के मेंबर बन गए। यानी पहले जो सोवियत संघ के थे वहां से आज़ाद हो गए, यूएनओ में शामिल हुए और वहां से ये लोग नाटो के मेंबर बन गए, यानी अमेरिका के साथ चले गए। इन्हें सोवियत संघ की नीति को पसंद नहीं आई। इस प्रकार से वहां पर बाल्टिक क्षेत्र का एरिया जो था शुरू में तो अशांत रहा, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गया। तो इस प्रकार हम आप लोगों को बेटा याद रखना है, एक बाल्टिक क्षेत्र के बारे में और एक ये आपको बाल्टन क्षेत्र के बारे में, ये दोनों के दोनों एरिया के बारे में सवाल पूछा जाता है। आप मैप में एक बार देखिएगा, मैंने जो मैप जिसमें दिया है उसमें ये एरिया के बारे में दिखाया गया है। अब कह रहा है कि भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कैसा था। ठीक, हमने मध्य एशिया के बारे में पढ़ लिया कि मध्य एशिया तनाव का विषय था, तनाव हो रहा था, कुछ नए नए राज्यों का उदय हो रहा था। तनाव का कारण क्या था? प्राकृतिक संसाधन थे, लोग यहाँ पे अपना कब्जा करना चाह रहे थे। अब कह रहा है कि भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कैसा था। तो भारत और सोवियत संघ के बीच का संबंध बहुआयामी थे। बहुआयामी का मतलब कि कई अर्थों में थे, कई तरह के इसके संबंध थे। साथ ही दोनों के बीच मधुर संबंध भी थे। सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत की मदद की। एक तो बहुआयामी मतलब कई कई पॉइंट्स पर इनका संबंध बेहतर था, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, कई स्तर पे बेहतर था और साथ ही साथ मधुर संबंध भी थे और हमेशा ही सोवियत संघ भारत की मदद करने के लिए तैयार रहा। अब क्या क्या संबंध थे? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक संबंध कैसा था। तो कह रहा है कि सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का मदद किया। जो भी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी आज़ादी के बाद हमारे पास, तो आज़ादी के बाद सार्वजनिक कंपनियों को हमें पैसे की जरूरत थी और विकास करने की जरूरत थी। वैसी स्थिति में सोवियत संघ ने क्या किया? हमारा साथ दिया। जैसे भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों की तकनीक को सहायता प्रदान, मतलब यहाँ पे जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, भिलाई में, बोकारो में, बोकारो पड़ता है आपको झारखंड में, भिलाई आपको पड़ता है रायपुर में, विशाखापट्टनम उड़ीसा में, तो ऐसे जगहों पर जो कंपनियां थी उनको इसने क्या किया? रूस ने तकनीकी सहायता प्रदान की। तो हमें फायदा हुआ, आर्थिक संबंध अच्छे रहे हमारे, तभी तो उसने तकनीकी सहायता दिया। और क्योंकि हम तो भी आज़ाद ही हुए थे, गरीब थे अभी, तो हमें सहयोग की जरूरत थी, तो इसने हमें सहयोग दिया। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपये को मध्य बनाकर व्यापार भी किया इसने। यानी विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं था जब हम आज़ाद हुए थे, तो वैसे में रूबल था उसके पास। बताया था ना आप लोगों को कि रूस का पैसा रूबल है। उसने रूबल को नहीं, भारत के पैसा जो रुपया हमारा था उसी को माध्यम बनाया और उसी के माध्यम से व्यापार करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार राजनीतिक स्तर पर हमारे संबंध आर्थिक स्तर पर हमारे संबंध कैसे थे? सोवियत संघ के साथ अच्छे थे। लिखिएगा ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पर पूछा आता है कि रूस के साथ भारत का संबंध और सोवियत संघ के साथ भारत का संबंध। अब आता है राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले में यूएनओ में भारत का हमेशा समर्थन किया है। जैसे यूएनओ में चीन जो है, चीन भी उसका मेंबर है, एक अस्थायी मेंबर है, वो भारत का समर्थन कभी नहीं करता है, ना ही अमेरिका पूर्ण रूप से कभी समर्थन करने का प्रयास करता है। लेकिन यूएनओ में जब भी कोई मामला जाता है भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो वहां पर सोवियत संघ क्या किया था? भारत के साथ खड़ा रहा, भारत का सहयोग किया। तो एक राजनीतिक संबंध ये थे। दूसरा, भारत के बुरे वक्त में हमेशा इसने साथ दिया। हमारा सोवियत संघ ने क्या किया? बुरे वक्त में साथ दिया। मान के चलिए ना, आज़ादी के बाद हम गरीब थे, समस्याएं बिगड़ी हुई थी, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में हम गुलाम हो सकते थे, लेकिन ऐसे में हमें कौन साथ दिया? हमारा सोवियत संघ ने साथ दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी भारत की मदद इसने की थी, हथियार हमें सप्लाई किया था। तो हमने क्या देखा? राजनीतिक संबंध देखा, आर्थिक संबंध देखा। अब सैन्य संबंध। सैन्य संबंध का मतलब होता है सेना के स्तर पे क्या इसने प्रोवाइड किया, हथियार के स्तर पे क्या दिया हमें। सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत को हथियार दिया, आज भी हथियार हम वहाँ से खरीदते हैं।
सोवियत संघ ने ऐसे समय में भारत की सैन्य सहायता की जब कोई भी भारत को सैन्य सहायता देने को तैयार नहीं था, यानी वो समय था 1971-72 जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। उस समय इसने हमें सपोर्ट किया। सैन्य संबंध हो गया। सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध का मतलब होता है बेटा कि कल्चरल संबंध, यानी सोवियत संघ और भारत के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हैं। भारत की हिंदी फिल्में सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। उसमें जो भी सोवियत संघ के जो देश थे तो वहाँ पे भारत की हिंदी पिक्चर जो होती थी वो वहाँ पे लोकप्रिय होती थी, वहाँ पे लोग देखते थे। आज भी रूस में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं और वहाँ पे देखते हैं। अमिताभ बच्चन की वहाँ पे अच्छी खासी दबदबा भी है। भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा भी की। यहाँ भारतीय जो लेखक थे और जो कलाकार थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के हों, अन्य क्षेत्रों के हों, वो सोवियत संघ की यात्रा भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से भारत और सोवियत संघ का संबंध सांस्कृतिक स्तर पर भी बेहतर था। अब आ रहा है कि भारत और रूस के संबंध कैसे थे। पहले तो हमने किस संघ के साथ देखा, यानी कब तक, 1991 के पहले तक। अब 1991 के बाद भी सोवियत संघ क्या हुआ, भारत का ही दोस्त रहा, लेकिन सोवियत संघ का पतन हो गया और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, रूस। तो अब रूस के साथ भारत का संबंध भी हम देख लेते हैं। दोनों के संबंध मधुर थे। कैसा थे जी, अच्छे थे। रूस से भारत का संबंध हमेशा ही मजबूत और मधुर रहा है। भारत रूस का सच्चा मित्र है क्योंकि रूस ने हमेशा भारत की मदद किया है। आगे समझ में, दोनों एक पक्के मित्र हैं। रूस भारत को कभी हथियार देता है तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देता है। यानी क्रायोजेनिक रॉकेट का मतलब होता है मिसाइल देता है हमें वो, और मिसाइल तकनीक देता है, तो कभी हथियार देता है, और इस प्रकार से हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब कह रहा है कि दोनों देश चाहते क्या है। संबंध तो अच्छे हैं ही, दोनों का एक ही सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व का विकास हो। अब देखिए, रूस और भारत चाहता है कि एक बहुध्रुवीय विश्व बने। बेटा, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या हुआ, तो बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि जो विश्व है इसमें किसी एक व्यक्ति का दबदबा नहीं हो, कई सारे देशों का दबदबा हो। इससे क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड जो होगा ना, एक बैलेंस स्थिति में चलेगा। अदरवाइज किसी एक व्यक्ति का दबदबा होगा वर्ल्ड पे तो वो तानाशाह हो जाएगा। यही वो चाहता है भारत और रूस कि बहुध्रुवीय विश्व का व्यवस्था हो, यानी विश्व में कई शक्तियां हो, एक शक्ति नहीं हो, कई शक्तियां हो और सब एक दूसरे को बैलेंस करके चले। कह रहा है कि भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, अर्थात विश्व में कई शक्तियां मौजूद हों, एक शक्ति ना हो। जैसे आज हमारे यहाँ एक शक्ति अमेरिका है, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। कह रहा है कि सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश में जो सुरक्षा की बात आती है तो उसकी सामूहिक जिम्मेदारी हो, सबकी जिम्मेदारी हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सुरक्षा दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा जैसे मान लीजिए आतंकवाद है, महामारी अभी जैसे फैली हुई है, आज के डेट में मान लीजिए कोरोना है, तो ऐसी स्थिति में पूरे वर्ल्ड मिल करके इसके साथ लड़े, ये सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहता है रूस और भारत की सब एक साथ निभाएं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत से निपटारा किया जाए, कोई मारपीट न की जाए, झगड़ा न किया जाए, हथियारों का प्रयोग न किया जाए, ये भारत और रूस चाहते हैं ऐसा करना। अब कह रहा है कि दोनों के बीच समझौते भी कुछ होते हैं। 2001 में दोनों के बीच सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए, 80 चीज़ों पर भारत और रूस के साथ समझौता हुआ है। और ये बार बार हम बात करें कि 1991 के बाद की सारी घटनाएं घट रही है। दोनों देशों ने रक्षा व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। रक्षा मतलब डिफेंस के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में समझौता किए हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा कि भारत और रूस के बीच संबंध की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब कह रहा है कि व्यापार में बढ़ोतरी, दोनों देशों के बीच व्यापार की बढ़ोतरी होती है। दोनों के बीच व्यापार पुराने समय से ही चलता आ रहा है, पहले से ही चला आ रहा है। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत रूस से हथियार खरीदता है। भारत के तेल के संकट के दिनों में रूस ने भारत को तेल का आयात भी किया था। जब हमारे यहाँ तेल की जो संकट आई थी ऐसे में 1991 में, तो ऐसी स्थिति में रूस ने हमारा साथ दिया था। परमाणविक योजना तथा आंतरिक योजना में रूस भारत का मदद करता है। अभी तमिलनाडु में एक षड्यंत्र बनाया गया है जहाँ पे रूस के सहयोग से ही यह बनाया गया है। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में भारत का मदद कौन करता है जी, रूस करता है, और इस प्रकार उसका संबंध हमारे देश के साथ बना हुआ है। अब कह रहा है कि गोवा में दिसंबर 2001 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। मतलब इतने प्रकार के क्षेत्रों पर क्या हुआ,
अभी 2016 में ही हमारा भारत और रूस के बीच संबंध स्थापित हुए, समझौते किए गए, रक्षा यानी डिफेंस के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष स्पेस के क्षेत्र में और कई सारे अभियान किए जाते हैं, उसके क्षेत्र में हमने संबंधों को बढ़ावा देने का बात किया। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में यह देखने का प्रयास किया कि भारत और सोवियत संघ के बीच क्या संबंध है, ये भी सवाल पूछा जाता है, आपको इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा कि भारत और रूस के बीच क्या संबंध है, इसको भी देखना है। और साथ ही साथ हमें ये भी इसमें हमने देखा कि मध्य एशिया के बारे में कि मध्य एशिया का क्या स्थिति है, मध्य एशिया में क्या तनाव का संघर्ष रहा, क्यों तनाव का संघर्ष रहा, मध्य एशिया इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास किया। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। इसे बाबू आप लोग ध्यान से एक बार वीडियो को देखना, नोट्स बनाना, और आपको अगर इसमें मदद मिले तो हमें कमेंट करके बताना कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हुई, हम इसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। तनाव और संघर्ष की स्थिति को अच्छी तरह से इस वीडियो में समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर आप लोगों को आज हमने 2 टॉपिक पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करा दिया, पहला शीत युद्ध का दौर और दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें आपके प्रश्न और उत्तर बच गए हैं। इस प्रश्न उत्तर की चर्चा हम लोग कल करेंगे, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के साथ ही एनसीईआरटी के बुक से आपको हम लोग क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना। और अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपको कोई वीडियो नया अपलोड करूं तो आपको आपके पास पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रहे। इस प्रकार दोस्तों इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।